टाइप्स आप पढ़ा रहे थे, आपने टाइप्स आप पढ़ा रहे थे सर, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा दी थी। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा लिया था। यहाँ तक किसी को बेटा कोई डाउट तो नहीं है सेक्शन नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर कंप्लीट नहीं हुए थे सर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुए थे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुए हैं, ओके फाइन। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना था, राइट? यस सर। सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड, ओके। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर रिसाइड इन द रीड ओनली मेमोरी एंड इज यूज्ड टू कंट्रोल प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम फॉर द कस्टमर्स एंड इंडस्ट्रियल मार्केट। बेसिकली ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, जिसमें कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपके बेसिकली कहलाते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये स्पेशली डिजाइन करे जाते हैं फॉर स्पेसिफिक कस्टमर और इंडस्ट्रियल मार्केट की जो डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग। इसका जो एक्सेस है बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है इट हैज अ वेरी लिमिटेड एंड esoteric functions and control capability. It means it has a very limited access and control capability. इसका जो access है बहुत ही limited होता है, right? Every user cannot access all the components of the embedded software. कोई इसका example मुझे बता सकता है embedded software में? ऐसा कौन सा example हो सकता है जो हमारे embedded software का example कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग भी बहुत लिमिटेड है और मार्केट में इसका यूज भी हो रहा है। सर गूगल एलेक्सा का एग्जांपल, गूगल एलेक्सा की जो कंट्रोलिंग है वो बेसिकली सर एटीएम मशीन, करेक्ट। एटीएम मशीन की फंक्शनैलिटी को हम लोग एक्सेस करते हैं लेकिन हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, उसका पूरा कंट्रोल कहीं ना कहीं जिस पर्टिकुलर बैंक का वो एटीएम होता है उसके पास में होता है। सभी यूजर उसको एक्सेस तो कर पा रहे होते हैं लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी को ना ही वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन कह सकते हैं कि उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो बेसिकली बैंकिंग सर्वर्स के पास में होती है, जो मेनली बैंक्स होती हैं उनके पास में उनकी कंट्रोलिंग होती है, राइट। सेकेंड जो है वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग या एआई टेक्निक का यूज हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए करते हैं। जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग एआई का यूज करते हैं। जितनी भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, सपोज दैट नासा में जितनी भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम लोग एआई टेक्निक की हेल्प से सॉर्ट आउट करते हैं। या फिर रॉ एजेंसीज, रॉ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रॉ एजेंसीज भी बेसिकली एआई टेक्निक या एक्सपर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। और वहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो कि एआई टेक्निक से डेवलप किए जाते हैं। जी सर एआई और सर पैरेलल प्रोसेसिंग में डिफरेंस है सर साइंटिफिक में तो पैरेलल प्रोसेसिंग यूज करते हैं ना, एआई थोड़ा ना यूज करते सर। साइंटिफिक में पैरेलल प्रोसेसिंग यूज करते हैं। यस। और पैरेलल प्रोसेसिंग एग्जांपल किसका होता है बेटा? पैरेलल प्रोसेसिंग में बेसिकली करते क्या है सर? जहाँ पे एक प्रोग्राम मल्टीपल वेज में सॉल्व होता है बाय एंड में। अच्छा, ये पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। Are you really aware of parallel processing? सर प्लीज पार्डन। आपको एग्जैक्टली पता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है? सर अभी जितना सर रीड आउट करा सर, जितना पढ़ाया गया था उस हिसाब से सर मैं बता रहा हूँ कि सर पैरेलल प्रोसेसिंग में सर बैकएंड में पैरेलली काम चलता है। जैसे एक प्रोग्राम दिया तो उसके मल्टीपल सेट्स में चीजें टूटती हैं, सेगमेंट में प्रोग्राम टूटेंगे, वो हर एक अलग अलग पार्ट में काम करेंगे सर। तो साइंटिफिक रिसर्च में सर मल्टीपल कंप्यूटेशन में सर हम लोग यही तो यूज करते हैं। नासा वगैरह भी मल्टी प्रोसेसिंग में रिले हैं सर। एआई तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स में है सर। रोबोटिक्स में है। और जो जितनी भी आपकी रोबोटिक्स में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं क्या? रोबोटिक्स को हम डिजाइन कैसे करते हैं? लॉजिकली बेसिस पे ना। रोबोटिक्स में भी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए हमें एआई टेक्निक का यूज करना पड़ता है। आई नो सर, बट सर आप कह रहे थे कि सर नासा में तो सर मल्टी प्रोग्रामिंग और सर
वहाँ पे तो हेक्सागन, पेंटागन प्रोग्राम्स यूज होते हैं सर। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि जैसे कि नासा में बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली एआई टेक्निक का यूज करते हैं। आपने रोबोटिक का जो एग्जांपल दिया वो सही है। बेसिकली वहां पर भी क्या हो रहा है, उनको एआई टेक्निक की हेल्प से ही तो हमने रोबोटिक को डिजाइन किया, और रोबोटिक को डिजाइन करने में कहीं ना कहीं हमको बहुत सारे लॉजिक का यूज करना पड़ा होगा, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का यूज करना पड़ा होगा, राइट। अब आई एम नॉट सेइंग कि नासा में एआई टेक्निक कंप्लीटली यूज करी जाती है। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि जो वहां पर साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, राइट, वहां पर माइनरली या मेजरली कभी कदार हम लोग क्या यूज करते हैं, एआई टेक्निक का यूज कर लेते हैं वहां पर, राइट। नासा में जितने भी एक्सपर्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं, ठीक है, आपको उसके बारे में अभी अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं जहां पर एआई टेक्निक बहुत मेजरली यूज करी जा रही है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एआई टेक्निक बेसिकली है क्या, कुछ पता है आपको इसके बारे में? एआई टेक्निक का यूज क्यों करते हैं हम लोग? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि ह्यूमन रिलेट कर सके, इमोशन, वर्डिंग और हमारी को फीलिंग्स को जैसे प्रीफर कर सके, क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती हैं, इसलिए एआई को डेवलप करा गया कि जैसे कि हमारे वो न्यूरॉन्स को सर्व करे, नर्व सेल से काम करे सर। बेटा जो एआई टेक्निक है वो बेसिकली बहुत सारी अप्रोचेस में यूज करा जाता है, ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो सही है, लेकिन अभी मेनली तो सर ह्यूमन से रिलेट करने के लिए एआई बना था सर। बहुत सारी टेक्निक्स में एआई का यूज किया जाता है। अभी थोड़ा सा अभी आपको और पढ़ना है। क्या नाम है बेटा आपका? सर शिवांकित गुप्ता। शिवांकित, अभी थोड़ा सा इसके बारे में और अवेयर हुई है। एआई टेक्निक बहुत एक्चुअली सर मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ ना नासा के बारे में सर, मैं रीड आउट कर रहा था तभी मैं आपसे बता रहा हूँ। एआई का सर फॉर्मेशन इसीलिए करा गया क्योंकि पहले सर आईबीएम यूज होता था, आईबीएम में ह्यूमन रिलेट नहीं कर पा रहा था सर, तो इसलिए एआई का यूज हुआ। अभी जो कायरा चल रही है वो वुमेन है सर, उसके ऊपर यूज हो रहा है सर। तो मेरी बात जो आप पढ़ रहे हो, मे बी हो सकता है आर्टिकल आपके पास में जो हो जेन्युइन हो, सेंड मी दोस आर्टिकल्स। यस सर, एंड आई एम जस्ट सेइंग दैट कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सर आई जस्ट सेंड यू, राइट, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हम लोग एआई टेक्निक्स का यूज भी करते हैं, ठीक है। एआई टेक्निक इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। आप पढ़ रहे हो बहुत लिमिटेड वर्जन में, लिमिटेड कॉन्सेप्चुअल, मे बी पॉसिबल है कि आपके आर्टिकल्स जो हो वो जेन्युइन हो। सर बेसिकली मैं हो सकता है कि सर नासा की वो ऑटोबायोग्राफी चलती है सर, उन लोगों का सिस्टम चलता है। शिवांकित, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द नासा, कि नासा क्या कर रहा है। इट्स माय सिंपल एग्जांपल कि एक नासा में बेसिकली जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं उनमें हम लोग एआई टेक्निक का कभी कभी यूज करते हैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द टेक्नोलॉजीज, वो कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं या नासा में क्या चीजें हो रही हैं। So I know you are saying that what is, but I'm clarifying my source where I do study, sir. Yes, sir. I understand, Shivankit. It's just a simple example, right? Don't be relate with NASA technologies. वो क्या use कर रहे हैं? क्योंकि NASA का अपना एक बहुत बड़ा broad area है, ठीक है? Yes, sir. I know they have many systems, many co-systems. Right. है ना? अब कुछ ऐसे systems होते हैं, कुछ ऐसी recognitions भी हैं जिसमें हम लोग एआई टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हैं जिसके बारे में मैं क्या, इवन आप तो बहुत अभी बहुत स्मॉल लेवल पर चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही पढ़ते हो और आपको सारी नॉलेज। मैं आपको ये नहीं कह रहा सर, एक्चुअली में क्या सर, छोटे से ही तो सर बड़ा होता था, तो सर छोटे बड़े आर्टिकल होता है, बड़ा रीड आउट कर रहा है ना, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ना। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा जो एआई टेक्निक है वो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। एआई टेक्निक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में भी यूज होता है, ठीक है। एआई टेक्निक आपकी क्रिप्टोग्राफी में भी यूज करा जाता है। आपको इसके बारे में अवेयरनेस है? सर ज्योग्राफी में भी यूज होता है। ये सर थोड़ा थोड़ा है सर, ज्यादा नहीं बोल तो रहा हूँ मैं सर। ज्योग्राफी में, क्लाइमेटिक कंडीशन में भी है सर। वही मैं कह रहा हूँ ना। और हमारा जो सिस्टम आर्किटेक्चर बना हुआ है, जो हम लोग लास्ट उसमें पढ़ के आए, वहां पर भी एआई टेक्निक का बहुत यूज किया गया है सर। मगर जो हम लोगों का सिलेबस में आर्किटेक्चर है सर, उसमें एआई कहीं नहीं यूज करा गया है। जो सर अपडेटेड है, अपग्रेडेड है, वहां पे एआई यूज करा गया है सर। बेटा आप मुझे नहीं पता कि आपको वहां तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई कि नहीं करी। सर आप ही पढ़ा रहे थे सर आर्किटेक्चर। हाँ, तो एआई टेक्निक का यूज भी मैंने आपको बताया होगा कि कुछ साइंटिफिक, जब मैंने अगर आपको आरआईएससी और सीआईएससी पढ़ाया होगा,
तो वहाँ पर मैंने आपको बताया होगा कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन CISC में बताया होगा कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है ना, तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि AI का यूज किया जाता है। सर पैरेलल प्रोसेसिंग का सर बात हुई थी सर वहाँ पे, तो सर पैरेलल प्रोसेसिंग तभी तो मैं सर आपसे बात कर रहा था कि ज्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया था। हाँ, RISC बताया गया था उसमें। तो RISC क्या है, CISC क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स ही तो है, राइट। अब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स को में कई बार क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को पैरेलल प्रोसेसिंग की हेल्प से भी रिजॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। वहाँ भाई हम पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे, है ना। उसके बाद में फिर जो है कहीं कहीं पर जो है कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने नासा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है ना, वो हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो साइंटिफिकली नासा के ही रिसर्च सेंटर पर ही होता है। वहां पर बेसिकली हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी का जो मीनिंग है वो है क्या, ठीक है सर। करता है सर, है ना। वो बहुत सारा ऐसा रिसर्च, बहुत बड़ा रिसर्च डिपार्टमेंट है और उसमें बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं। तो कई बार क्या होते हैं कि अब पता चला हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते करते हमको बहुत सारी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग RISC का भी यूज करते हैं, हम लोग जो है वेक्टर प्रोसेसिंग का भी यूज करते हैं, हम लोग AI टेक्निक का भी यूज करते हैं। तो मेरा एक सिंपल मीनिंग था यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, वो ये था कि हम सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कभी कदा, अब मान लीजिए हमने क्या किया, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज कर लिया, किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पार्ट्स में डिवाइड करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। लेकिन आप उस पार्ट्स को जब हम सॉल्व करने बैठे तो कुछ ऐसा पैटर्न मिला जहां पर हमें जो है AI टेक्निक का यूज करना पड़ा। तो क्या हम लोग नहीं यूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग यूज करेंगे ना। जहां जिस पैटर्न की, जहां जिस टेक्निक के हमें रिक्वायरमेंट्स है, हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। इट्स जस्ट सिंपल एग्जांपल। तभी मैं आपसे बोल रहा था, ये जस्ट सिंपल एग्जांपल। डू नॉट नासा टेक्निक ना, कहाँ पर हम चीजों को, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप इंटीग्रेशन यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हो? हैव यू एनी आइडिया? वहाँ पार्ट्स में ही तो हम डिवाइड करते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया इंटीग्रेशन, तो I1 और I2 को, और दोनों को कंबाइन कर लिया, राइट। अब उसको, उस प्रॉब्लम I1 और I2 को सॉल्व करने के लिए हम कितने पैटर्न, कितनी लॉजिक्स लगाएंगे या कौन सी टेक्निक लगाएंगे, ये पैरेलल प्रोसेसिंग थोड़ी ना बताएगी हमें। पैरेलल प्रोसेसिंग ने तो ये हमें कहा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई तो भाई उसको डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, जैसे ही डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट। लेकिन अब उस पार्ट्स को अगर मैं रिजॉल्व करना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए कौन से हम लोग यूज करेंगे, कौन से मेथड्स यूज करेंगे, ये पैरेलल प्रोसेसिंग थोड़ी ना डिफाइन कर रही है। ये तो जो साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा है वो देखेगा ना कि हम किस पैटर्न्स के थ्रू मिनिमम कॉस्ट पर और मैक्सिमम बेनिफिट दे दें, राइट मिस्टर शिवांकित? यस सर, राइट। तो बेसिकली बेटा देखो, जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो बहुत ब्रॉड हैं। हम किसी एक लिमिटेड सोर्स के थ्रू नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल था कि AI का भाई हम लोग, अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए स्लाइड में लिखा हुआ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। अब पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कई अप्रोचेस के साथ में होता है, राइट। अब पैटर्न के बारे में बताइए क्या जानते हैं? पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? AI का यूज कैसे हो रहा है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में? आप तो कह रहे हैं कि वो वहां पर हम सिर्फ सर पैटर्न रिकॉग्निशन में ये होता है जैसे कि सर चेस खेलते हैं, तो सर चेस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सर निकाले जाते हैं, वो सर सीक्वेंस निकाले जाते हैं। तो पैटर्न रिकॉग्निशन में जैसे कि एक पैटर्न के सर हम लोग फोन पैटर्न यूज करते हैं, तो सर सबका पैटर्न Z तो हो नहीं सकता, तो कोई S बनाता है, कोई L बनाता है। सर यही AI है, यही को वो रिकॉग्नाइज करता है कि कितने पैटर्न हो सकते हैं, मल्टीपल। सर पैरेलल प्रोसेसिंग में सर यही चीज होती है कि मल्टीपल सीक्वेंस से मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सेट्स निकलते हैं सर। ठीक है, ये बेटा आपने पढ़ा हुआ, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो बता रहे हो गलत बता रहे हो, लेकिन अभी क्या है, अभी आपकी लर्निंग स्टेज है। तो लर्निंग स्टेज में हम क्या करते हैं कि हम जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं उनको देख कर अंडरस्टैंड करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सर ये प्रॉब्लम है सर, मैं पूरा हेडलाइन ही पढ़ता हूँ सर, मैं थोड़ा अंदर भी पढ़ता हूँ ना सर। आई अंडरस्टैंड, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप बहुत मतलब पढ़ते हो, अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन फिर भी अभी आप एक स्टूडेंट हो और लिमिटेड वर्जन में चीजों को पढ़ रहे हो, बहुत ब्रॉड टेक्नोलॉजीज हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए।
पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का ये प्रोसेस के साथ में होता है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में कई बार क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन हैं, राइट, अब उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए कई बार हम एआई का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी आपकी रॉ एजेंसीज हैं या जितनी भी आपकी जो आपके नेशनल सिक्योरिटीज को मेंटेन करती हैं, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए हम लोग एआई टेक्निक का और एक्सपर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। अब कैसे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होते हैं, इंफॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया, अभी आपने इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी वगैरह नहीं पढ़ा होगा। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से कॉन्सेप्ट होता है, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन सिक्योर वे में भेजते हैं तो वहां पर हम लोग इंक्रिप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब वो बेसिकली एक पैटर्न होता है जिसको कोई भी बाहरी यूजर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग कई बार क्या करते हैं कि उस पैटर्न को फॉर्म करने के लिए हम एआई टेक्निक का यूज करते हैं, या वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होगी वहां पर हम एक्सपर्ट सिस्टम यूज करते हैं। समझ में आई अंकित? शिवांकित? यस सर। फाइन। वैसे बेटा बहुत सारी व्यूज हैं, अच्छी बात है, और चीजों को पहले ध्यान से सुनो। अगर कंफ्यूजन लगता है तो डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व यू, आई एम हियर फॉर यू। But the thing is that do not relate with the other things with SE. ठीक है, SE it's a very different one. यहाँ पर हम टेक्नोलॉजीज के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ना कि बाकी की अदर टेक्नोलॉजीज के बारे में, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो एआई सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारा जैसे एक्सपर्ट सिस्टम हो गया। अब पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी अब वो पैटर्न जो हमारा बन के आ रहा है डिफरेंट प्लेसेस से, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए यानी कि अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एआई सॉफ्टवेयर लगा रखे हैं, ठीक है, जो उस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वो पैटर्न किस वे में आ रहा है हमारे पास में, राइट। बाकी सबको समझ में आ रही बात? यस और नो? सेक्शन ई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट सॉफ्टवेयर। इंटरनेट सॉफ्टवेयर हमारे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर सिस्टम्स रन करते हैं, लाइक सर्च इंजन हो गया आपका, या आपका इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, राइट, ब्राउजर हो गए, ई कॉमर्स पोर्टल्स हो गए, ठीक है, ऑथरिंग टूल्स हो गए। ऑथरिंग टूल्स में क्या आ सकता है, कोई बताएगा मुझे? किसी को आइडिया है? एनीवन? क्लास में सीआर एंड डीआई नहीं आए? क्लास में सीआर एंड डीआई नहीं है भाई? नो सर। चलिए, कोई इश्यू नहीं है। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर होंगे, ऑथरिंग टूल्स होते हैं बेसिकली हमारे जो ब्राउजर्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें पर्टिकुलर वेबसाइट को या पर्टिकुलर यूआरएल को अपने डेस्कटॉप पर रन करने के लिए परमिशन अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप पर्टिकुलर यूआरएल को ओपन करते हो तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि आप उसको ऑथराइजेशन दे रहे हो ओपन होने के लिए या फिर नहीं दे रहे हो। तो ये ऑथरिंग टूल्स के थ्रू होता है, ठीक है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर टूल्स एंड केस एनवायरनमेंट की। तो सॉफ्टवेयर टूल्स एंड केस एनवायरनमेंट में बेसिकली हमारे पास में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टूल्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनके थ्रू उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रॉपर रीड कर पाते हैं या अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है, या फिर उनको हम प्रॉपर चेक कर पाते हैं, ठीक है, जिसको हम बेसिकली सॉफ्टवेयर टूल्स हम लोग यूज करते हैं जब हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर चुके होते हैं। तो जब हम टेस्टिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो टेस्टिंग प्रोसेस में हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर टूल्स में यूज करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग प्रोसेस में सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करते हैं। केस एनवायरनमेंट क्या है? केस एनवायरनमेंट का मतलब कि जब हम टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं तो वहां पर बेसिकली बहुत सारे केसेस बनाते हैं कि हम उस सॉफ्टवेयर को या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कैसे रन कराएंगे, राइट। तो सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए हम कई सारे केसेस लगाते हैं, जैसे अल्फा केस टेस्टिंग के ही ये प्रोसेस है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ठीक है।
तो उस टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए केस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। भाई हम केस बना लिया, हम इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इस वे से चेक करेंगे, तो वहाँ पर केस 1, केस 2, केस 3 इस तरीके से टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ केस एनवायरनमेंट और सॉफ्टवेयर टूल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? यस सर, यस। हर आदर्श यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। फाइन। आगे वाली स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में यहाँ पर देखिए मैंने डेफिनेशन दे रखी हैं, सभी लोग उसको जरा एक बार रीड करिए, जल्दी से तीनों पॉइंट्स रीड करिए और मुझे बताइए कि इस तीनों पॉइंट्स में क्या डिफाइन किया गया है। सेक्शन ई से बहुत कम रिस्पांस कर रहे हैं भाई, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिस्पांस करेंगे आपके इंटरनल मार्किंग उसी के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है वो आपका प्रमोट होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास बिहेवियर। आप कितना अच्छे से बिहेव करते हो, कितना कोऑपरेट करते हो, ये सारी चीजें नोटिफाई होंगे। एवरीवन इंटर रिलेट विद द क्लास। अब है मेरी आवाज आ रही है अब तक? अब है दुबे बेटा, तीनों पॉइंट जल्दी से पढ़िए और मुझे बताइए। जी सर, वॉइस नहीं आ रही क्लियर। आप हाँ बेटा बताइए। सर वॉइस नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं सर? आदर्श तिवारी बताएं। मैं ये कह रहा था कि ये जो तीनों पॉइंट मैंने लिखे हैं स्लाइड पर, तीनों को जल्दी से पढ़िए और मुझे डिफाइन करिए। यस सर। और कोई भी बेटा क्लास बीच में लेफ्ट नहीं किया करो। सिस्टमैटिक अप्रोच टू एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के द्वारा हम इसका सिस्टम की डिजाइन, एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस करते हैं। और कोई बताएगा? शिवांकित फर्स्ट लाइन क्या है बेटा? यस सर। बेटा फर्स्ट लाइन में क्या डिफाइन किया गया? सर इस सिस्टमैटिक, सर यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है जिसका सर इम्प्लीमेंटेशन उसका एनालाइज करके जैसे जेनेरिक प्रोग्राम हो सर, सबके लिए हो, प्रॉपर डिजाइन हो, ये नहीं कि ज्यादा हैवी हो प्रोग्राम, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है वो केवल हाई रेंज जो हमारे जो पीसी है उसमें ही काम करे सर, मिड रेंज सब में काम करे। इम्प्लीमेंटेशन सर बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो, ये नहीं कि सर उसकी आरआर ड्राइव जो भी सर हार्ड डिस्क तो उसके इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टॉलेशन में सर दिक्कत करे, इसलिए प्रॉपर ये मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर हो सर। मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर में जैसे कि रेगुलरली अपडेट आते रहे, अपग्रेड रहे सर, बेटर रहे, परफॉर्मेंस बढ़िया रहे, जैसे कि जो भी सिस्टम अपडेट आ रहा है उसको बेटर रहे। ठीक है बेटा, अभियान के पता छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। आप चीजें पढ़ते तो हो, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आप चीजों को अंडरस्टैंड थोड़ा सा कम कर पाते हो भी, मतलब रिलेट नहीं कर पाते बेसिकली। तो थोड़ा सा चीजों को बहुत केयरफुली पढ़िए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल टर्म्स में का सिस्टमैटिक अप्रोच टू एनालाइज, डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर हम चीजों को एनालाइज कर मेंटेनेंस करके प्रोवाइड करते हैं अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। सर आपकी वॉइस कट हो गई थी बीच में। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर चीजों को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन आवाज कट रही है, चलिए मैं दोबारा से यस सर।
देखिए अब आवाज आ रही है सभी के पास में? यस सर आ रही है। फाइन, ओके जी। इसमें बेटा ये बताया गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर हम चीजों को एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है यहाँ पर एक फेज और होता है, मैंने आपको बताया था, दैट इज द टेस्टिंग फेज। ठीक है, आफ्टर टेस्टिंग जब हम चीजों को कस्टमर के पास में सेंड करते हैं, देन वी विल प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कस्टमर किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन बनवाना चाहता है तो पहले सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एनालिसिस प्रोसेस होता है। यानी एनालिसिस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, जो भी क्लाइंट जो भी सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, जो भी एप्लीकेशन बनवाना चाहता है, उस एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्लाइंट या वो कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को क्यों बनवाना चाहता है, इन सारी चीजों को हम लोग लेते हैं, उसको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। आफ्टर एनालिसिस, सभी को सुनाई दे रहे हैं सारे प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ? यस और नो? यस सर। फाइन, यस सर। यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज द डिजाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, आफ्टर एनालिसिस नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है डिजाइनिंग की। जो भी चीजें हमने कस्टमर से ली है, जो भी अंडरस्टैंड किया है कि हमें क्या बनाना है, जब ये हमें पता चल गया तो हम उसका डिजाइन पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, जब हमने उसका डिजाइन कंप्लीट कर लिया तो हम उसके पीछे क्या करते हैं? बैकएंड करते हैं। बैकएंड का मतलब होता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का कोड बनाना, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट भी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? ये 3 पॉइंट समझ में आया सभी को? सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा? जल्दी से बताइए, पहला पॉइंट क्या है? सर एनालिसिस। एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं? सर यूजर की डिमांड को देखते हैं कि यूजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। राइट भाई, जब तक हमें ये सही से नहीं पता चलेगा कि किसी भी कस्टमर, किसी भी जो भी आपका क्लाइंट है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सॉफ्टवेयर क्यों बिल्ड करना चाहता है, तब तक हम डिजाइन फेज नहीं बना सकते। राइट, जब हमें उस पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड पता चल गई तब हम डिजाइन फेज बनाएंगे। आफ्टर डिजाइनिंग ये सारे फेजेस कॉन्टिन्यूसली वर्कआउट करते हैं और एक के बाद एक ही वर्कआउट होंगे। अभी मैं बताऊंगा क्यों। जब हमने डिजाइन कर लिया तो हम उसका डेवलपमेंट करते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट करना, चीजों को जो हमने डिजाइन बनाया उसके बैकएंड का कोड लिखना। ठीक है, कोड लिखने के बाद में एक लाइन, एक यहाँ पर छूट गया है, कॉमा लगा के लिख लीजिएगा, टेस्टिंग। भाई हमने चीजों को डेवलप कर लिया तो हम उसकी क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। जो अभी हमने ऊपर बताया था सॉफ्टवेयर टूल एंड टेस्ट केसेस, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। ठीक है, तो टेस्ट केसेस का मतलब होता है कि वहां पर हम जो भी इम्प्लीमेंट चीजें कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली जज करें कि क्या वो वाकई में सही से वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर चुके होते हैं तो आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड मेंटेनेंस। भाई हमने टेस्टिंग करने के बाद में कस्टमर को दे दिया, कस्टमर उसको यूज कर रहा है। अब अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है या हमें कोई भी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कुछ भी चीजें अपडेट करनी होती हैं, then we will provide a maintenance of a particular software, and all these approaches combined together to form a what? क्या फॉर्म कर? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Is that clear to everyone? यस सर। यस सर। तो ये पूरी प्रोसेस हमारा जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। राइट, अब यहाँ पर क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन पे? द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ ए टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डेवलपमेंट। जी, अब अक्षय बताइए सर। बट टेस्टिंग तो एक इनर प्रोसेस हो गया ना, तो उसे राइट करना या मतलब ऐसे दिखाना तो कोई जरूरी नहीं है। अगर हम लोग नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी उसकी टेस्टिंग हो चुकी होगी। इम्प्लीमेंट कर चुके नहीं, इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रन टाइम पे जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं। देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए बेसिकली कंपनी में किसी ना किसी ने तो, या ये इसको ऐसे समझ लो, मान लीजिए आप एक मेडिकल स्टोर चलाते हो,
ठीक है, आप मेडिकल स्टोर चलाते हो तो आपको हर मंथ की रिपोर्ट चाहिए कि आपने कितना आपके पास में स्टॉक है और कितना आप सेल कर रहे हो, राइट? अक्षय, समझ में आ रही बात? यस सर। तो एज ए सर ये भी तो हो सकता है सर। अक्षय, मुझे आंसर करने दीजिए शिवांग से, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन सुनूंगा। तो आप क्या करोगे, आपने किसी कंपनी को बोला कि मुझे भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जहां पर मुझे हर मंथ की रिपोर्ट मिलती रहे कि हमने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, राइट अक्षय? तो ये हो गया हमारा एनालिसिस प्रोसेस हो गया, ठीक है। कंपनी ने आपकी डिमांड ले ली कि भाई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का क्या बनाएगा, डिजाइन, राइट? जब डिजाइन बनाएगा उसके बाद उसको डेवलप करेगा, यानी कि उसके पीछे का बैकएंड बनाएगा। जब बैकएंड यानी कोडिंग हमने कर दी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंपनी क्या है कि जो भी चीज हमने बनाई है पहले हम उसको क्या करें, टेस्ट कर दें। अक्षय, गॉट इट? यस सर। ये सारे फेजेस आपको क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं कि आप ये सारी चीजें दिखाइए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर आप कंपनी में जाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वहां पर ये सारे फेजेस आपको काम आएंगे, ठीक है। हम उस अप्रोच के साथ में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली सही से अंडरस्टैंड तब कर पाएंगे जब आप कंपनी में काम करने के लिए जाओगे। मैं आपको ये सारी चीजें इतनी डीप में इसलिए बताता हूँ क्योंकि बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस around 4 to 5 years in industry, right? So I have a complete knowledge what is the process of analysis, how to design, how to implement, how to test. हम लोग जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि डिजाइन, एक सिंपल वर्ड हमने पढ़ लिया, भाई हम सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाएंगे। आपको पता है कि एक डिजाइनिंग फेज के ऊपर अराउंड 4 to 5 ये बेसिकली एक पोस्ट होती है इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर डिजाइनर की। इसका काम क्या होता है कि HTML से, CSS से या जो भी एडवांस टूल्स हैं उनकी हेल्प से हम बेस्ट डिजाइन तैयार करें उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की। आपसे गॉट इट माय पॉइंट? यस सर, यस। ठीक है, उसके बाद में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। आपने सुना होगा एक पोस्ट आती है जो जिसपे आप लोग रिक्रूट होके जाते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट? तो डेवलपर का मतलब क्या होता है कि जो भी डिजाइन से हमारी डिजाइनिंग टीम ने बनाया है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग हम उसका कोड करते हैं, ठीक है। अब कोडिंग प्रोसेस हो गया, उसके बाद एक नेक्स्ट टीम वर्क करती है, दैट इज अ टेस्टिंग टीम। तो टेस्ट करने में आपको लग रहा है कि बहुत छोटा प्रोसेस होता है, टेस्टिंग टीम बहुत बड़ी होती है जो हर एक एंगल से अपने अपने टेस्ट केसेस बनाती है, ठीक है, हर एक व्यू से, हर एक अप्रोचेस के साथ में, और हर एक एंगल से जब टेस्टिंग हो जाती है, आफ्टर दैट वी कैन प्रोड्यूस द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट ऑन द मार्केट, राइट? टेस्टिंग करने के बाद भी टेस्टिंग में भी बहुत सारे केसेस होते हैं, अभी हम लोग आगे की यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पर यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट केसेस कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी आपको बताया, अल्फा टेस्ट, बीटा टेस्ट, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं जिनका हम यूज करेंगे। उसके बाद में एट द लास्ट भाई हम सॉफ्टवेयर बना के दे दिए हैं, अब अगर कस्टमर या क्लाइंट हमको मेंटेनेंस के लिए पैसे प्रोवाइड करता है, हर साल कहता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके रखिए, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हमें पैसा मिल रहा है तो हम उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा मेंटेनेंस कहलाता है। अच्छा, समझ आ रही बात? यस सर। और ये सारे जितने भी फेसेस मैंने आपको बताए हैं, ये आपको कहीं पर शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दीज आर ऑल इंटरनल प्रोसेस इन द कंपनी। कस्टमर की डिमांड क्या है कि भैया हमको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, अब तुम उसको क्या करते हो, कैसे बनाते हो, लेकिन हमारी जो नीड है, हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है, वो सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। उसके लिए आप अपनी कॉस्टिंग बता दो उस सॉफ्टवेयर की, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर मेरे यहाँ लगा दो, लगाने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देन आई विल प्रोवाइड अ
मनी फॉर द मेंटेनेंस। ठीक है, आपने सुना होगा कि 1 साल का कंपनी कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो उसके लिए कंपनी आपको 1 साल की वारंटी पीरियड देती है कि भाई 1 साल में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे, जो हर कंपनी करती है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा करवाना चाहते हो तो क्या आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे करते हो कि नहीं करते हो? आपसे बताओ। यस सर। करते हो ना? तो वही प्रोसेस हमारा मेंटेनेंस प्रोसेस कहलाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। यस सर। यस सर। शिवांकित आप कुछ बता रहे थे, अब आप बताइए। मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। कुछ रहे थे या बता रहे थे? बताइए। नथिंग सर, कुछ नहीं, सब क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी बेटा। धीरे धीरे चीजें पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे। मैंने बताया ना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत लिमिटेड सोर्सेज नहीं है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। जब बेसिकली ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव अ कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, कई बार केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए ये जो चीजें मैं आपको इतना एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई ये चीजें ऐसे होती हैं। अब एनालिसिस में भी बहुत सारी अप्रोचेस के साथ में एनालिसिस होता है, वो हम आगे की यूनिट में आपको डिस्कस करेंगे। डिजाइनिंग में भी बहुत सारे अप्रोचेस के साथ हम डिजाइन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में भी, डेवलपमेंट केसेस में आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट इट्स अ वेरी इजी टास्क। आप सी की प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको कैसा लगता है? इट्स अ डिफिकल्ट ना। तो समझिए कि एक छोटा सॉफ्टवेयर बनाने में ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट होगा, और जो एमएनसीज होती है वो किसी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर पर ही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मेडिकल स्टोर वाला सॉफ्टवेयर, ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर पर तो नहीं वर्कआउट करती। आपको पता है कि बैंगलोर में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक एसएमएससी करके होता है, सिवान से सर्च करना। तो एसएमएससी करके एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जीएसएम पर वर्क कर रहे हैं। जीएसएम मैसेज आपके जीएसएम मोबाइल जो आते थे पहले, अब उन्होंने उसको और अपडेट कर दिया है, उनमें मैसेजिंग आर्किटेक्चर को मेंटेन करते हैं। हाँ अभिषेक, ये कौन से मोबाइल होते हैं बेटा? ये जो रिलायंस ने पहले दिए थे छोटे छोटे मोबाइल साथ में, सर? जीएसएम और सीडीएम। यस सर, यस सर। राइट। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हैं जिनका मैसेजिंग आर्किटेक्चर पूरे ऑल ओवर इंडिया का मैसेजिंग आर्किटेक्चर मेंटेन करने के लिए सोचो कितनी टीम वर्कआउट करती होगी, कितना बड़ा डिजाइन टीम लगा होगा, कितनी बड़ी एनालिसिस विंग लगी होगी। ठीक है, कितना बड़ा इम्प्लीमेंटेशन वाले लोग बैठे होंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उससे कहीं गुना ज्यादा उन सारे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए लोग लगे होंगे। ठीक है, अब मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बता रहा हूँ, अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। आज की डेट में पूरी ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो अपने ओन प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रही हैं, अपने ओन सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रही हैं। मैक्सिमम कंपनीज जो हर साल बंच में स्टूडेंट्स को लेके जाती हैं, दे आर ओनली अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। जिनके ब्रदर या सिस्टर किसी कंपनी में काम करते होंगे, उनसे बस ये चीज डिस्कस करने हैं, वो आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि मैक्सिमम कंपनियां दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू अ कस्टमर। जो बाहर विदेशों में जो कंपनियां हैं वहां पर जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए वी आर अप्रोचिंग टू द स्टूडेंट जो यहाँ पर बैठ के इंडिया में बैठ के सिर्फ मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। जितनी भी इस तरीके की कंपनियां, दे आर अ सर्विस प्रोवाइडर। डू यू नो अबाउट द टीसीएस? डू यू नो अबाउट द टीसीएस? TCS is Tata Consultancy Services. It means these are providing a service to a particular software. वो में भी हो सकता है कि इनका बना हुआ TCS का कोई छोटा सॉफ्टवेयर हो, या फिर बाहर के देशों के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए ये वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है अमन? यस सर जो एमएनसीज होती हैं वो भी सर्विस बेस्ड होती हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड होती है सर? बेटा ये डिपेंड करता है। जैसे IBM के बारे में आपने सुना होगा सर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना? IBM बेसिकली अपना एक प्रोडक्ट इन्होंने डेवलप किया है S4 S6,
एडवांटेज, तुम्हारे लिए अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सर्च करना S4 S6, ठीक है। ये सर न्यू सॉफ्टवेयर है सर, है ना, ये IBM का मेन फ्रेम सॉफ्टवेयर है, राइट। और IBM मेन फ्रेम सॉफ्टवेयर के लिए वर्क करती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट पे वर्क करती है। बेटा ये जो दिल्ली एनसीआर में कंपनीज हैं उनमें से ये मान के चलिए, अगर हम रेशियो एक छोटा सा एवरेज रेशियो आपको बताएं एग्जांपल के तौर पर, तो 100 में से 70 कंपनीज ऐसी हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एंड 30 कंपनीज ऐसी हैं जो अपने ओन प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, 30% है जो अपने ओन से काम कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। वो 5 से 6 प्रोसेस के नीचे कभी भी इंटरव्यू नहीं लेती हैं, ठीक है। और उनका जो इंटरव्यू होता है वो कोर होता है, लाइक सी, जावा या फिर डेटा स्ट्रक्चर। आप लोग जो पढ़ के आए हो डेटा स्ट्रक्चर, 5 से 6 नाम का एक कंपनी है निगेरो करके, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि का पार्ट है, सारी चीजें डिस्कस करना आपको थोड़ा सा अवेयर करना जरूरी है। निगेरो एक कंपनी है, उसमें सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर और सी पर इंटरव्यू होता है और मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग उसकी 6 लाख से है, ठीक है। जाना एनसीआर में कभी जाने का मौका मिलेगा जरूर, वहाँ जाकर सर्च करना, मिलेगी कंपनी, ठीक है। वहाँ जाकर इंटरव्यू देना, 6 to 7 राउंड इंटरव्यू होता है और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पे होता है, ठीक है। और 24/7 वहाँ वर्किंग है, लेकिन हाईली पैकेज या प्रोवाइड, ठीक है। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, अमन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, मैक्सिमम है और मिनिमम है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। क्योंकि देखो अपना ओन प्रोडक्ट बनाना, फिर उसको कस्टमर तक बेचना, सेल करना, इट्स डिफिकल्ट, है ना। अपना खुद की चीज बना के उसको बेचना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो ऐसा बहुत कम कंपनियां करती हैं जिनके पास में अच्छा टर्नओवर है, वही कंपनियां कर पाती हैं। और बाकी अच्छा ये आपको पता है TCS और ये सारी कंपनियां ऐसी स्टार्टिंग 13,000 14,000 जो करती हैं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर है। तो सर्विस प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस में आपको कितना पैसा मिल जाएगा, एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपका खुद का ओन प्रोडक्ट है और कोई दूसरी कंपनी आपके प्रोडक्ट को यूज कर रही है तो आप उससे अच्छा पैसा लोगे। तो जो ज्यादा पैसा देती हैं वो फिर काम भी बहुत लेती हैं जबरदस्त तरीके से। और जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पर तो बल्क में ज्वाइनिंग होती है। अभिषेक, एनी क्वेश्चन? सर वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ गई सर। आ गई। आई थिंक काफी इंफॉर्मेशन आज आप लोगों को मिल गई, इंटरेस्टिंग लगा? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर।